तो हेलो दोस्तों, आज अपन का पढ़ना है कक्षा 8वीं मैथ का रिवीजन क्लास है जिसमें अपन को पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। तो आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं बता देते हैं, क्योंकि आपका परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम तुमको बता देते हैं। तो सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही हुई, चर। क्या दिखाई दे रही हुई? तो चर। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि चर आखिरकार क्या कहलाते हैं। क्या इसमें जो चर करना उपयोग किया गया है, किसका? चर। तो ये चर कहलाते क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले अपन को चर और अचर के बारे में जानना है कि एक चर होते हैं जिसमें चर का उपयोग किया गया है, शब्द चर शब्द का उपयोग किया गया है, तो चर क्या कहलाते हैं? तो चर अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे शब्द अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं जिनको अपन एक्स वाई जेड एल एम से किसी भी संख्या से क्या करते हैं, अपन निरूपित करते हैं। क्यों निरूपित करते हैं? क्योंकि इनका मान क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। तो अपन को चर को अपन क्या कह सकते हैं? वे संख्या जिनका मान, वे संख्याएं जिनका मान निश्चित नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? वे चर संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है। चर संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वे संख्याएं जिनका मान निश्चित नहीं होता, वे क्या कहलाती हैं? चर संख्याएं कहलाती हैं। तो चर संख्या को अपन, अगर आप किसी को मान निश्चित नहीं, अपन माना कि वो संख्या एक्स है, कि ये माना कि वो संख्या वाई जेड है, कुछ भी अपन मान सकते हैं इनको। ठीक है। तो अपन को क्या करते हैं, हम चर को अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब अंग्रेजी की जो शब्द होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के कौन कौन से रूपों में, एक्स है, वाई है, जेड है, एल है, एम है, एन है। ठीक है। और इसके अलावा और भी है इत्यादि। इसके अलावा मतलब बहुत सी संख्या होती है, उनके रूप में अपन क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? इनके रूप में अपन लिखते हैं किसको? चर संख्याओं को। ठीक है। तो चर संख्याओं के बारे में आपको जान ही गए होंगे। इसके बाद है अचर। क्या? अचर। तो अचर क्या कहलाती है? तो चर के विपरीत क्या होता है? अचर। तो अचर क्या होता है? वे संख्या जिनका मान निश्चित होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? जिसका मान निश्चित नहीं होता है, तो वे क्या कहलाती हैं? चर कहलाती हैं। और अचर क्या कहलाती हैं? जिनका मान निश्चित होता है। जैसे कि जैसे कि कोई भी संख्या है तो उसका मान निश्चित है। जैसे कोई भी संख्या 4 है तो उसका मान निश्चित है कि वो 4 ही रहेगी, उसको अपन कुछ और तो मान नहीं सकते। तो वे संख्याएं जिसका मान निश्चित होता है, वे क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जिनका मान क्या होता है? निश्चित होता है। अचर संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है, वे क्या कहलाती हैं? अचर संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद अपन को वापस अपने टॉपिक पर आ जाना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण इसका इसमें क्या उपयोग किया गया है? रैखिक। क्या? रैखिक। अब रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण वे कहलाते हैं जिनमें चर संख्या के ऊपर एक की घात हो। किसकी घात हो? एक की घात हो। वे क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है। तो रैखिक समीकरण, अब समीकरण क्या कहलाते हैं? इसके बाद क्या है? समीकरण। एक चर वाले व्यंजक एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अगर किसी भी कोई व्यंजक है उसमें एक ही चर का उपयोग किया गया है। ठीक है। कि अपन ने माना, इसे उदाहरण के तौर पर हम समझ लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ लें कि ए, यहाँ पर क्या क्या लिख लेते हैं?
4x धन 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या कुछ प्रकार का समीकरण है। ये क्या है, इसमें एक चर का उपयोग किया गया है। देखो यहाँ पर दो संख्या हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक x है, मतलब क्या है, चर है। ठीक है, और चर के ऊपर एक की कोई घात नहीं है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं है तो अपन क्या मानते हैं, उसके ऊपर कितनी घात है, एक की घात है। तो ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। देखो इस समीकरण में एक ही चर का उपयोग किया गया हो तो एक चर रैखिक समीकरण, इसमें और कोई चर का उपयोग तो किया नहीं गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी संख्या है और यहाँ पर क्या है, एक चर है। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं, जे वे समीकरण जिनमें एक ही चर का उपयोग किया गया हो, एक चर रैखिक समीकरण कहलाते हैं। लेकिन उनके ऊपर चर की घात भी हमेशा क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक ही घात होनी चाहिए। एक से अधिक घात है तो वो क्या रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक की घात मतलब रैखिक समीकरण कहलाता है। और एक चर का उपयोग किया गया है तो एक चर रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बाद अपन लिखना है एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो चर होती है प्रयुक्त, मतलब इसमें जो उपयोग की गई है चर, प्रयुक्त प्रयुक्त एक एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्रयुक्त, मतलब ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें प्रयुक्त मतलब उपयोग की गई है जो चर, प्रयुक्त चर की अधिकतम घात कितनी होनी, अधिकतम घात एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कब कहलाता है, जब रैखिक समीकरण में प्रयुक्त जो इसमें जो समीकरण में जो प्रयुक्त चर है इसकी घात क्या होती है, अधिकतम क्या होती है, एक होती है। तो वो कौन सा समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अपन को रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा और चर भी समझ में आ होगा, चर क्या कहलाती हैं। तो जिस समीकरण में एक चर का उपयोग किया जाता है, किसका, एक चर का, तो एक चर वाले क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण। उस चर की घात क्या होनी चाहिए, अधिकतम एक होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद अपन को जानना है कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें जो चर होते हैं, जैसे माना कि अपन एक रैखिक समीकरण और लिख लेते हैं, क्या है, 7x इक्वल टू 3x धन 7। ठीक है, इसमें दो चर हैं। ठीक है, एक ए चर है और एक ए चर है। तो इसमें दो चर नहीं होंगे। अभी इसको अपन हल करेंगे, जब इसको अपन हल करेंगे तो ए 3 है, इसका होगा क्या, पक्षांतर। तो 7x इसका पक्षांतर हुआ तो एक इस तरफ आ गया, बराबर किस तरफ। ठीक है, ये दाएं से बाएं तरफ आ गया। जब दाएं से बाएं तरफ आते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये धन का 10 किसका हो गया, ऋण का, इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को अपन घटाएंगे तो एक्स का 7x में से 3x घटेंगे तो कितने बचेंगे, 4x इक्वल टू 7। ठीक है, या फिर एक क्या होगा, अब क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा किसमें, देखो क्योंकि एक ही चर का उपयोग किया गया है और इसकी घात क्या है, एकदम एक है, तो क्या होगा, एक प्रकार का रैखिक समीकरण। ठीक है, अब अपन को क्या, इसको इसको अपन क्या समझना है इसमें, कि अगर चरों जैसे अपन संख्याओं को अपन क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे अब अपन ने यहाँ पर किया है कि 3 को इस तरफ दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ ले गए तो इसका चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। तो ये क्या कहलाते हैं, पक्षांतर। जिस तरह अपन अभी पहले अपन क्या करते, संख्याओं का पक्षांतर करते थे, तो अपन को इसमें क्या पढ़ना है, अपन संख्याओं के अलावा चरों का भी क्या कर सकते हैं, पक्षांतर। और संख्याओं की भांति इसमें भी क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। जब कोई संख्या इस तरफ बराबर की उस तरफ है तो अगर वो धन में है तो ऋण हो जाएगी, और ऋण में है तो क्या है, इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, धन में हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या, वो संख्या किस में थी, धन में थी, तो इस तरफ आई तो किस में हो गई, ऋण में हो गई। तो ठीक है, यहाँ पर एक क्या हुआ, अपन को एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया, 4x बराबर 7। या फिर इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, 4x 7 का भी अपन पक्षांतर कर दिया तो ऋण के साथ इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक प्रकार का अपन को रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अपन रैखिक समीकरण में चरों का भी अपन क्या कर सकते हैं, पक्षांतर, और इसके पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो अपन इसको बता जाएंगे प्रश्न नंबर 2.1 पर। ठीक है, इसमें हमको पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, जिसमें हमको एक समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, x माइनस
2 इक्वल टू 7। ठीक है, एक किस प्रकार का समीकरण है, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार का समीकरण है। तो एक किस प्रकार का समीकरण है, एक रैखिक प्रकार का समीकरण है। ठीक है, एक इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक ही चर है और इसमें एक्स की घात क्या है, एक है, तो मतलब एक क्या है, एक चर वाले एक चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण है। इसको अपन क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करने के लिए अपन को सबसे पहले भी अपन ने पढ़ा था कि अपन को चरों को अपन क्या कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं, या फिर चरों को भी पक्षांतर कर सकते हैं, या फिर संख्याओं को भी अपन पक्षांतर करते हैं। तो अपन को यहाँ पर चर को अपन को पक्षांतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चर का हल क्या कहलाता है, एक्स का मान निकालना। अपन को इससे एक्स का मान निकालना है, तो अपन एक्स का मान यहाँ पर, एक्स को अपन यहीं पर लिखा रहने देंगे, इसका किसका संख्या क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो अपन क्या कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, या फिर अपन देखो समीकरण को अपन हल करते हैं जब, तो अपन को जिस संख्या को यहाँ पर जोड़ते हैं, इस पक्ष में जोड़ते हैं, उसी संख्या को अपन उस पक्ष में जोड़ सकते हैं। मतलब अगर अपन को इसमें हल करना है, तो अपन को जिस संख्या को इस पक्ष में जोड़ेंगे, इसमें दो पक्ष हैं, दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। अगर बाएं पक्ष में एक जोड़ रहे हैं तो दाएं पक्ष में ही अपन को क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। और बाएं पक्ष में एक का गुणा कर रहे हैं तो दाएं पक्ष में ही अपन को क्या करना पड़ेगा, एक का गुणा करेंगे। अगर बाएं पक्ष में एक का भाग दे रहे हैं तो दाएं पक्ष में एक का भाग देने पर, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, अगर दो पक्ष होते हैं जिस समीकरण में, अगर अपन जो एक एक पक्ष में करते हैं वहीं दूसरे पक्ष में करते हैं, तो उस समीकरण में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो अपन इसको अपन क्या करेंगे, समीकरण, इस समीकरण में, समीकरण के दोनों पक्षों में, किसमें, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे। क्या, दो जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो के इस किसका है, ऋण का है, तो इस संबंध में दो जोड़ देंगे तो दो से दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर दो के दो जोड़ने क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चला जाएगा, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा था कि अगर समीकरण में कोई भी अपन पक्षों, दोनों पक्षों में अगर किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, या फिर गुणा करते हैं, या फिर भाग देते हैं दोनों पक्षों में, ठीक है, तो उस समीकरण का उसमें कोई भी वो फर्क नहीं पड़ता है, उसमें उस समीकरण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दो जोड़ देंगे, तो एक्स ऋण 2 धन 2 इक्वल टू 7 धन 2। ठीक है, यहाँ पर अपन ने दो में दो जोड़ा तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स अकेला इक्वल बराबर लगा दिया। ठीक है, 7 और 2 क्या आ गया, 9। तो अपन यहाँ पर एक्स का मान क्या आ गया, 9 आ गया। तो यही क्या समीकरण का हल है, क्या है समीकरण का हल। तो हमारे यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, यही समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। इसके बाद अपन को, आप इसी तरह आप सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप हमारे कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। इसके बाद अपन कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3/7 धन x इक्वल टू 17/7। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या करना है, इसमें ये कौन सा चौथा नंबर का और कौन सा था पहले नंबर का। ठीक है, तो अपन को चौथा नंबर का क्या करना है, इसमें अपन को, इसमें दो पक्ष हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, दायां पक्ष, इसको बायां पक्ष। अपन वही देखो, इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, अगर जो भी अपन ने इस दाएं पक्ष में जोड़ा था उसी को अपन ने बाएं पक्ष में जोड़ा था। लेकिन इसमें अपन देखो, अब इसको अपन ने अभी दूसरी कंडीशन बढ़ाते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपन पक्षांतर का उपयोग करते हैं। इसमें अपन को क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए, मतलब एक्स का समीकरण का हल मिल जाएगा अपन को। अगर एक्स का मान मिल जाएगा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का मान का अकेला यहाँ पर क्या करेंगे, बचा रहने देंगे, वहाँ को संख्या को क्या कर देंगे, अपन पक्षांतर कर देंगे। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 17/7, और इसका अपन ने क्या कर दिया, पक्षांतर। पक्षांतर करते हैं तो संख्या उस तरफ पहुंच जाती है दूसरे पक्ष में, मतलब क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में भेज देंगे। किस पक्ष में, दाएं पक्ष में, तो 3/7। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि 3/7 का को दाएं पक्ष में, किस पक्ष में, दाएं पक्ष में भेजा। किस पक्ष में, दाएं पक्ष में क्या किया अपन ने, पक्षांतर किया। क्या किया, पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, तो अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3/7 को दाएं पक्ष में क्या कर दिया अपन ने, पक्षांतर, मतलब क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है, तो दाएं पक्ष में भेज दिया, तो अपन ने इस संख्या किसकी थी, धन की, तो उस तरफ बराबर के उस तरफ पहुंची, तो किसकी हो गई, ऋण की हो गई। ठीक है,
जब अपन परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपको ये आपने पढ़ा ही होगा कि इसको अपन क्या लिखते हैं, लघुत्तम। तो 7 और 7 का लघुत्तम क्या लिया अपन ने, 7, और 7 का 7 में भाग दिया तो एक बार गया, तो एक का गुणा किया 17 में, 17 एकम 17। इसी प्रकार 7 का 7 में भाग दिया एक बार गया, और एक का गुणा किया 3 में, तो 3 एकम 3, और इसको क्या कर दिया, इसमें घटा दिया। तो एक्स 17 में से 3 घटे तो क्या बचे, 14, 14/7, और 14 का भाग देंगे अगर अपन किसमें, एक्स में, 14 7 का भाग देंगे कितने, किसमें, 14 में, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 2। यही क्या है, समीकरण का हल है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, यही क्या है, समीकरण का, यही समीकरण का हल है, क्या है, हल है। ठीक है, इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन को करना है। एक दो क्वेश्चन और हैं जो हम करवा देते हैं, इसके बाद आपको सभी क्वेश्चन को स्वयं करना है। इसमें से आपको इसमें से हम आपको 8वां नंबर का करवा देंगे। ठीक है, इसमें से एक 8वां नंबर का क्वेश्चन और देख लो, जो क्या है, 1.6 बराबर 22/1.5। ठीक है, इसको अपन को क्या करना है, समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का पक्षांतर, इसमें दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, पक्षांतर मतलब जमा के लिख देंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों को, इसमें सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों, अपन को यहाँ पर बाई के लिए का मान चाहिए। ठीक है, और क्या, वो बाई के बटे में क्या है, बाई के अपॉन में क्या है, भाग में क्या है, 1.5, मतलब 1.5 को हटाने के लिए अपन को 1.5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके बाई के बटे में 1.5 इसको हटाना है तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, हटेगा कैसे, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 1.5 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या, और जो अपन एक पक्ष में तो कर नहीं सकते, अगर अपन को कोई भी संख्या का गुणा करना है तो क्या करते हैं, अपन दोनों पक्ष में करते हैं। समीकरण के दोनों पक्ष में 1.5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करने पर समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 1.5 का गुणा करेंगे। तो समीकरण का पहला पक्ष क्या है, 1.6, इसमें गुणा कर दिया 1.5 का। ठीक है, और दूसरा पक्ष क्या है, बाई बटे 1.5, इसमें भी गुणा कर दिया 1.5 का। ठीक है, तो दोनों पक्षों में अपन 1.5 और 1.5 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अपन इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, भाग में है और क्या है, गुणा में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर आप इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, 15 छक्के 90 का शून्य हाथ में 9, 15 एकम 15 और 9 कितने हो गए, 15 और 9 24, कितने 24। कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद, यहाँ एक अंक बाद, यहाँ पर तो 2 अंक बाद क्या रख देंगे अपन, दशमलव। ठीक है, बराबर में बाई। अब ठीक है, अपन को बाई का मान चाहिए था, अपन क्या करें, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो दोनों पक्षों को बदलने पर, या फिर दोनों पक्षों को कर दिया अपन ने, बदल दिया या फिर पक्षांतर कर दिया। ठीक है, दोनों पक्षों को बदलने पर, ठीक है, या फिर दोनों पक्षों को पक्षांतर कर देंगे। इसको इस तरफ लिख देंगे, बाई बराबर, अब देखो दशमलव के बाद को अपन शून्य लिखा नहीं जाता, 2.4 हो गया, क्या हो गया, बाई का मान 2.4। तो यही समीकरण का क्या है, समीकरण का हल है। ये क्या होगा, समीकरण का हल हो गया। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर लिखना भी क्या है, यही समीकरण का हल है। ठीक है, इस तरह आपको सभी क्वेश्चन को कर लेना है। इसके बाद अपन को देखना है प्रश्नावली 2.2, तो जिसके बारे में अपन को अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी आपको इतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद अपन अगली वीडियो में 2.2 को सॉल्व करेंगे।